कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अचानक अंधी, बहरी, लाचार। कोई बम नहीं गिरा, कोई जमीनी हमला नहीं हुआ, बस अंतरिक्ष के अंधेरे में एक खामोश सी चमक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़ाई की जो धरती से बहुत ऊपर सितारों के बीच लड़ी जा सकती है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की जंग नहीं है, ये वो जंग है जिसकी तैयारी चुपचाप हमारे सिरों के ऊपर हो रही है। हम चीन की बढ़ती एंटी सैटेलाइट मतलब एसैट क्षमताओं पर गौर करेंगे और देखेंगे कि अमेरिकी सेना के लिए इसके कितने कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान का शांत मैदान नहीं रहा, ये एक संभावित युद्ध क्षेत्र बन चुका है। तो आज हमारी चर्चा का मुद्दा यही है, चीन कैसे अंतरिक्ष में युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा है, शायद जमीन पर एक गोली चलने से भी पहले। हम कोशिश करेंगे समझने की जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर कि ये खतरा कितना असली है और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो चलिए इस बेहद अहम मुद्दे की तह तक चलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो जियो हिंद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी सेना की अंतरिक्ष पर निर्भरता से। ये बात शायद बहुतों को चौंका दे, लेकिन आज अमेरिकी सेना का लगभग हर बड़ा ऑपरेशन, चाहे वो ड्रोन से हमला हो, समुद्र में जहाज़ों का रास्ता तय करना हो या दुश्मन के इलाके में चुपके से उड़ान भरना हो, सब कुछ अंतरिक्ष में घूम रहे उपग्रहों पर टिका है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और ये निर्भरता बहुत गहरी है। सोचिए, 31 से ज्यादा जीपीएस सैटेलाइट्स, एक पूरा जाल है जो दुनिया के किसी भी कोने में सटीक लोकेशन और टाइमिंग बताता है, जिसके बिना मतलब आधुनिक हथियार तो शायद बेकार ही हो जाए। बिल्कुल। फिर जासूसी उपग्रह हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए, और संचार उपग्रह जो हजारों मील दूर कमांडरों को सैनिकों से जोड़े रखते हैं। हाँ, और वो भी मत भूलिए प्रारंभिक चेतावनी उपग्रह जो मिसाइल लॉन्च होते ही खतरे की घंटी बजा देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये उपग्रह अमेरिकी सेना की आंखें, कान और उसका पूरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, सही कहा। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दशकों तक अंतरिक्ष को एक तरह से सुरक्षित माना जाता था। तटस्थ। हाँ, विज्ञान और खोज का क्षेत्र। हाँ, लेकिन वो सोच अब पुरानी हो चुकी है। अब उपग्रह सिर्फ मददगार उपकरण नहीं रहे, वो दुश्मन के निशाने पर आ गए हैं, वो अब लक्ष्य बन गए हैं। और ये बदलाव क्या ये चीन की बढ़ती ताकत की वजह से है, उनकी महत्वाकांक्षाएं? हाँ, काफी हद तक चीन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और साथ ही अंतरिक्ष में उनकी क्षमताएं भी वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ जमीनी लड़ाई में मदद करने वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो खुद एक मोर्चा है जहां बढ़त हासिल की जा सकती है। हाँ, और चीन ने अपनी इन क्षमताओं का प्रदर्शन करने में कोई झिझक भी नहीं दिखाई है। 2007 का वो वाकया याद है? ओ हाँ, बिल्कुल, वो तो एक बड़ा मोड़ था। जब चीन ने अपनी ही एक पुरानी मौसम सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया था, करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वो एक जबरदस्त प्रदर्शन था। उस एक परीक्षण ने न सिर्फ हजारों टुकड़ों का खतरनाक मलबा अंतरिक्ष में फैला दिया जो आज भी खतरा बना हुआ है, हाँ वो तो है, बल्कि दुनिया को एक सीधा संदेश भी दिया कि देखो, जो हम अपनी सैटेलाइट के साथ कर सकते हैं वो हम तुम्हारी सैटेलाइट के साथ भी कर सकते हैं। और 2007 के बाद से तो चीन रुका नहीं है। मतलब अब उनके पास SC-19 जैसी मिसाइलें हैं। बिल्कुल, जिन्होंने कम पृथ्वी कक्षा यानी लियो में मौजूद उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता साबित की है। और खबरें तो ये भी हैं कि वो और भी ताकतवर मिसाइलें बना रहे हैं जो शायद और ऊंचाई पर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक जा सके। हाँ, ऐसी आशंकाएं हैं। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, चीन कई तरह के तरीकों पर काम कर रहा है। जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों के अलावा वो सहकक्षीय ड्रोन्स या को-ऑर्बिटल ड्रोन्स विकसित कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये छोटे रोबोटिक सैटेलाइट जैसे होते हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट का पीछा कर सकते हैं, उसके पास जाकर उसे जैम कर सकते हैं या टक्कर मारकर नष्ट भी कर सकते हैं। ओह, और वो निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DEWs, लेजर या माइक्रोवेव, इनकी भी बातें सुनने में आती हैं। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चीन जमीन आधारित लेजर या माइक्रोवेव हथियार विकसित कर रहा है। ये हथियार
उपग्रहों के जो संवेदनशील सेंसर्स होते हैं ना, हाँ, उन्हें अंधा कर सकते हैं या हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। मतलब बिना किसी धमाके के चुपचाप दुश्मन की सैटेलाइट को बेकार कर देना। बाप रे। पेंटागन के बड़े अधिकारी भी ये मानते हैं कि चीन के पास काइनेटिक यानी सीधा हमला करने वाले हथियार और नॉन काइनेटिक मतलब ऊर्जा आधारित दोनों तरीकों से अमेरिकी उपग्रहों को निशाना बनाने की क्षमता या तो मौजूद है या वो तेजी से विकसित कर रहे हैं। वो चौंधिया सकते हैं, जैम कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। ये सब सुनना वाकई बहुत चिंताजनक है। ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर रही होगी। ऐसी और भी गहरी जानकारियों और विश्लेषण के लिए जो आपको दुनिया की बदलती तस्वीर समझने में मदद करें, जियो हिंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा सा क्लिक आपकी जानकारी बढ़ा सकता है। चलिए एक काल्पनिक लेकिन बिल्कुल संभावित युद्ध की स्थिति की कल्पना करते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसका असर क्या हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए प्रशांत महासागर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, शायद ताइवान को लेकर। अमेरिका अपनी सेना को हरकत में लाने की तैयारी कर रहा है। चीन जानता है कि अमेरिकी प्रतिक्रिया तेज होगी और पूरी तरह उपग्रहों पर निर्भर करेगी। संचार, निगरानी, जीपीएस लोकेशन, सब कुछ। तो जमीन पर पहला हमला करने के बजाय चीन अंतरिक्ष में पहला वार करता है। कैसे? एक साथ या हो सकता है कई चरणों में, लहरों में। पहली लहर, मान लीजिए एक DF-21D जैसी बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर उठती है और प्रशांत के ऊपर मंडरा रहे एक अमेरिकी निगरानी उपग्रह को निशाना बनाती है। पफ, अमेरिका की एक आंख बंद। ओके। दूसरी लहर शायद शिनजियांग या किसी और गुप्त जगह से जमीन आधारित लेजर हथियार। ये प्रमुख अमेरिकी इंफ्रारेड आरंभिक चेतावनी उपग्रहों को निशाना बनाते हैं, उन्हें अंधा कर देते हैं। अब अमेरिका आने वाली मिसाइलों को ठीक से देख नहीं पाएगा। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और फिर तीसरी लहर, हो सकता है पहले से अंतरिक्ष में मौजूद या किसी गुप्त स्पेस प्लेन से छोड़े गए कोऑर्बिटल ड्रोन। ये चुपके से अमेरिका के सबसे जरूरी जीपीएस उपग्रहों के पास पहुंचते हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, जैम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा जमीन पर? मिनटों में तबाही। अमेरिकी उपग्रह नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा, शायद 1/3 या उससे भी ज्यादा, या तो नष्ट हो चुका है या काम नहीं कर रहा। जमीन पर भ्रम, अराजकता। अमेरिकी ड्रोन अपने सिग्नल खो देते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। नेवी के जहाज, उन्हें अपनी सटीक लोकेशन पता नहीं चल रही। स्मार्ट बॉम्ब और मिसाइलें, वो अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं। कमांडर अपनी टुकड़ियों से या मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पा रहे। पलक झपकते ही दुनिया की सबसे उन्नत सेना एक ऐसी सेना बन जाती है जिसे अंधेरे में लड़ना पड़ रहा है। यानी चीन को अमेरिका की हर सैटेलाइट को नष्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे खतरनाक बात है। उन्हें बस इतना करना है कि अमेरिकी सिस्टम में शक पैदा कर दें, भ्रम पैदा कर दें, देरी पैदा कर दें। अच्छा। क्योंकि आज की लड़ाई रफ्तार की लड़ाई है, स्पीड इज की। अगर आप देख नहीं सकते, सही जानकारी नहीं पा सकते, तेजी से फैसले नहीं ले सकते, तो आप लड़ाई हार सकते हैं, भले ही आपके हथियार कितने भी उन्नत क्यों ना हों। चीन बस अमेरिका की प्रतिक्रिया को धीमा करके या उसे पंगु बनाकर अपना मकसद हासिल कर सकता है। और इस दौरान चीन क्या कर रहा होगा? क्या उनके पास अपना कोई विकल्प है अगर उनके सैटेलाइट पर हमला हो? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। देखिए, चीन ने ना सिर्फ हमला करने की क्षमता विकसित की है, बल्कि अपनी निर्भरता कम करने और विकल्प तैयार करने पर भी जोर दिया है। जैसे? उन्होंने अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया है, बीडू। ये जीपीएस का प्रतिद्वंदी है और कहा जाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो ये जीपीएस से ज्यादा सटीक है। ओह, अच्छा। हाँ, और ये एन्क्रिप्टेड है, ज्यादा मजबूत है और इसमें रिडंडेंसी भी है। मतलब अगर कुछ उपग्रह काम करना बंद कर दें तो भी सिस्टम चलता रह सकता है। और अगर उनके उपग्रहों पर भी हमला हो जाए तब? तो भी चीन शायद बेहतर स्थिति में हो। उनकी सैन्य सोच में जमीनी बैकअप सिस्टम्स को भी महत्व दिया जा रहा है। क्वांटम नेविगेशन जैसी भविष्य की तकनीकों पर काम चल रहा है और पारंपरिक जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणालियां, मतलब इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम्स, वो भी उनके पास हैं। यानी वो पूरी तरह अंतरिक्ष पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और अमेरिका? इसके बिल्कुल उलट। अमेरिका ने अपनी लगभग सारी क्षमताएं अंतरिक्ष में ही केंद्रित कर दी हैं, बिना किसी मजबूत जमीनी बैकअप के। ये तो सोचने वाली बात है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो अमेरिका का जीपीएस सिर्फ फौज के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह से हिस्सा बन चुका है। हाँ, ये बात तो है। हम शायद सोचते भी नहीं कि हम दिन भर में कितनी बार जीपीएस या उस पर आधारित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। फोन पर मैप्स, कैब बुलाना। बिल्कुल, सोचिए जरा, बैंक के लेन देन और एटीएम मशीनें वो टाइमिंग के लिए जीपीएस पर निर्भर करती हैं। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। हाँ, शेयर बाजार का पूरा कामकाज
सटीक टाइमिंग पर चलता है, जो जीपीएस से सिंक होता है। हवाई जहाज़ों का नेविगेशन, समुद्री जहाज़ों का रास्ता, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फ़ोन टावर भी, वो भी सही समय के सिंक्रोनाइजेशन के लिए जीपीएस पर निर्भर हैं। तो अगर जीपीएस ठप हो जाए तो सिर्फ सेना ही नहीं, पूरा समाज थम सकता है। हाँ, बिल्कुल। यही एंटी सैटेलाइट युद्ध की असली भयावह तस्वीर है। ये सिर्फ दुश्मन की सेना को हराने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे देश के नर्वस सिस्टम को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसके समाज को एक तरह से अनप्लग करने की क्षमता है। मतलब सोचिए, कैब नहीं मिल रही, ऑनलाइन पेमेंट फेल हो रहा है, सुपरमार्केट में सप्लाई चेन टूट गई है, शेयर बाजार बंद हो गया है। ये सिर्फ सैन्य संकट नहीं होगा, ये एक राष्ट्रीय और शायद वैश्विक तबाही हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस तरह के खतरे के लिए तैयार है? क्या उनके पास कोई जवाब है इसका? सीधा और सरल जवाब है, शायद पूरी तरह से नहीं। ऐसा क्यों? अमेरिका तो स्पेस में सुपर पावर माना जाता है, उनके पास स्पेस फोर्स भी है। हाँ, माना जाता है, और स्पेस फोर्स बनी है, वो अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी कर भी रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो छोटे, सस्ते और ज्यादा संख्या में उपग्रहों के समूह मतलब कॉन्स्टेलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टारलिंक है ना। हाँ, वैसा ही कुछ। आइडिया ये है कि अगर कुछ उपग्रह नष्ट भी हो जाएं तो पूरा नेटवर्क ठप ना हो। लेकिन इन सिस्टम्स को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में और सेना की जरूरत के हिसाब से ढलने में अभी कई साल लगेंगे। और मौजूदा उपग्रहों का क्या? वो कितने सुरक्षित हैं? देखिए, अमेरिका के ज्यादातर मौजूदा सैन्य उपग्रह वो बड़े हैं, बहुत महंगे हैं और शायद उतने सुरक्षित नहीं हैं जितने होने चाहिए। वो दुश्मन के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात, जैसा हमने पहले भी कहा, अमेरिका ने जीपीएस के लिए कोई मजबूत जमीनी विकल्प मतलब टेरेस्ट्रियल बैकअप बड़े पैमाने पर तैनात नहीं किया है। जबकि चीन, रूस, यूरोप ने कर लिया है। हाँ, चीन अपना बेदू बना चुका है, रूस के पास ग्लोनास है, यूरोप का गैलीलियो है, लेकिन अमेरिका वो आज भी मुख्य रूप से 90s के दशक में लॉन्च किए गए उसी नाजुक जीपीएस सिस्टम पर निर्भर है। तो अगर अंतरिक्ष में बत्तियां बुझती हैं तो शायद अमेरिका को संभलने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। ये समझना कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जा सकते हैं और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, ये बेहद जरूरी है। और ये सब जानने के लिए जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ऐसी ही गहराइयों तक ले जाने वाली चर्चाओं के लिए जियो हिंद चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। प्लीज अभी कर लीजिए। ये सब इसलिए और भी ज्यादा डरावना लगता है क्योंकि एंटी सैटेलाइट युद्ध ये एक अदृश्य युद्ध हो सकता है। अदृश्य मतलब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में कोई धमाका नहीं होगा, आसमान में चीखते हुए लड़ाकू विमान नहीं दिखेंगे, कोई शहर जलता हुआ नजर नहीं आएगा। हो सकता है बस अंतरिक्ष के शून्य में रोशनी की एक खामोश चमक हो, या शायद वो भी नहीं, अगर नॉन काइनेटिक हमला हुआ तो लेजर या माइक्रोवेव से। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाएगा बिना किसी शोर के। हाँ, बिल्कुल। वो सैन्य दबदबा जिस पर अमेरिका पिछले कई दशकों से, खासकर खाड़ी युद्ध के बाद से, निर्भर रहा है, वो हवा हो सकता है। इराक, सर्बिया, अफगानिस्तान में जो उपग्रह आधारित बढ़त अमेरिका को हासिल थी, वो खत्म हो सकती है। तो आसमान पर किसी एक का कब्जा नहीं रहेगा? नहीं, वो एक विवादित क्षेत्र बन जाएगा, कंटेस्टेड डोमेन। और उस उथल-पुथल और भ्रम की स्थिति में चीन जैसे देश को समय, जगह और सबसे बढ़कर पहल करने का मौका मिल सकता है। और आप जानती हैं, किसी भी जंग में पहल करना, इनिशिएटिव लेना कितना अहम होता है। ये जीत हार का फैसला कर सकता है। तो इस तरह आप दुश्मन के एक भी सैनिक पर गोली चलाए बिना एक आधुनिक युद्ध जीत सकते हैं। आप बस उनकी बत्तियां बंद कर देते हैं और उन्हें अंधेरे में ठोकर खाते हुए देखते हैं। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा करता है। क्या अगला बड़ा वैश्विक संघर्ष जमीन, हवा या समंदर के बजाय सितारों के बीच शुरू होगा? और जब युद्ध खुद अंतरिक्ष को ही छीन लेता है, तो धरती पर इंसानी सभ्यता का क्या होता है? इस पर सोचने की जरूरत है, गंभीरता से। आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ सोचने को है। आप देखते रहिए जियो हिंद चैनल। धन्यवाद।